आज गाड़ी की वीडियो है तो गाड़ी में बैठ के ही बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस जानकारी के साथ कि यूके में आकर के आप गाड़ी को कैसे खरीद सकते हैं, कहां से खरीद सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको गाड़ी खरीदने से पहले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट आउट में। तो चलिए लेट्स गेट आउट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गाड़ी को कहां से खरीद सकते हैं। मैंने जो अपनी ये गाड़ी ली है ऑडी A6, ये 2008 मॉडल की है और ये मैंने खरीदी है 1500 पाउंड की, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के। तो यहाँ जो मेनली गाड़ी खरीदने का तरीका है, यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे ऑटो ट्रेडर हो गया, या फिर आप गूगल कर सकते हैं कि यूके में कैसे आप गाड़ी परचेज करने के लिए कहाँ कहाँ से गाड़ी खरीद सकते हैं। तो मैंने ये गाड़ी खरीदी थी गमट्री से। गमट्री भी फेमस वेबसाइट है जहाँ से आप गाड़ी ढूंढ सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं कि आपके प्राइस के हिसाब से कितने की गाड़ी आपको चाहिए और उस प्राइस रेंज में क्या क्या अवेलेबल है। आप ऑटो ट्रेडर से जाके भी गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी महंगी बेचते हैं। लेकिन एक बेनिफिट ये भी है कि वो लोग 6 महीने का या फिर 1 साल का आपको एश्योरेंस भी देते हैं कि गाड़ी में कुछ होता है तो उस चीज़ को आप उनके यहाँ जाकर के या उनके गैराज में जाकर के रिपेयर करा सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्विसिंग कराना और गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट हुआ उसको रिपेयर कराना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में सर्विसिंग, ऑयल चेंज और नॉर्मल छोटे मोटे फॉल्ट जो होते हैं उनको आप रिपेयर अच्छे से करा सकते हैं। लेकिन यूके में, खासकर जहाँ मैं स्कॉटलैंड में रह रहा हूँ, यहाँ लोगों के पास टाइम बहुत कम है और आपको सब कुछ प्री बुक कराना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट होता है तो आपको बहुत वेट करना पड़ता है उस चीज को रिपेयर कराने के लिए। तो चलिए ये हो गया कि गाड़ी को आप लोग कहाँ से खरीद सकते हैं। गमट्री, फेसबुक मार्केट प्लेस, या फिर ऑटो ट्रेडर, या फिर और भी कोई ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट है। और अगर आप किसी अच्छे शहर में रह रहे हैं तो जाकर के आप वहाँ के लोकल शॉप्स, ये जो भी यहाँ पे कार गैराजेस हैं, वहाँ पे जाके भी पता कर सकते हैं कि उनके पास कोई सेकेंड हैंड गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं। गूगल में जाइए, अपना लोकेशन डालिए और उस लोकेशन में सर्च कीजिए कि सेकेंड हैंड कार्स नियर मी। आपको अर्नोल्ड क्लार्क, न्यू कार्स करके बहुत सारी जगह मिल जाएगी, गैराजेस मिल जाएंगे, यहाँ पे आके आप कार देख सकते हैं और कार वहाँ से खरीद सकते हैं। आइए हर वेबसाइट का आपको फायदा या नुकसान दिखाते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम शुरू करते हैं कि गाड़ी अगर आपने खरीदने के लिए जा रहे हैं तो कहाँ से खरीदने का कहाँ से नुकसान है और कितना नुकसान आप देख सकते हैं अपने लिए, और क्या क्या चीजें और आप देख सकते हैं गाड़ी में कि वो चेक करना चाहिए आपको गाड़ी खरीदने से पहले। तो फेसबुक मार्केट प्लेस और गमट्री सारे प्राइवेट सेलर्स हैं। कोई भी आपको मोस्टली वहाँ पे डीलर नहीं मिलेगा। तो जितने प्राइवेट सेलर्स हैं उनके साथ गाड़ी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन उनका ये है कि गाड़ी अगर एक बार बिक गई तो वो जो जिससे गाड़ी आपने ली है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। बशर्ते आप किसी ट्रेडिंग वेबसाइट या फिर ऑटो ट्रेडर या फिर कोई ऑनलाइन वेबसाइट या फिर गैराज से आके गाड़ी खरीदते हैं तो थोड़ा एश्योरेंस रहता है कि 6 महीने 1 साल के बाद अगर कुछ गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होता है तो इधर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस या रिपेयर करके देते हैं, या फिर आप उसको मिनिमम चार्ज में, एटलीस्ट आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा या फिर जल्दी आपको कोई चीज़ रिपेयर कराना है तो वो चीज़ आपका काम जल्दी हो जाएगा, बशर्ते कि आप गमट्री या फेसबुक मार्केट प्लेस से कार लेते हैं। तो आइए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मान लीजिए गाड़ी आप खरीदने जा रहे हैं और इन वेबसाइट पे आपने गाड़ी फाइनल कर ली है। अभी गाड़ी में जाने के बाद आपको क्या क्या चेक करना है उस गाड़ी में। अगर आप इंडिया में मैकेनिक हैं या फिर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत गाड़ी का आइडिया होना चाहिए कि गाड़ी का क्लच, ब्रेक, गियर सिस्टम, एग्जॉस्ट, इंजन ऑयल, ये सब चीज़ें जो है उस गाड़ी में ठीक से काम कर रही हूँ। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ठीक से काम कर रहे हो। कोई भी फॉल्ट होता है तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे किसी भी छोटे फॉल्ट को रिपेयर कराना। गाड़ी में जो जो यहाँ होती है सोल्ड एज सीन, अगर आप जिस तरह की गाड़ी देख रहे हैं, जैसी दिख रही है गाड़ी वैसे ही आपको वापस मिलती है आपके हाथ में। उसमें कुछ भी आप चेंजेस कराना नहीं चाहेंगे। अगर आपने गाड़ी खरीद ली, एक बार पेमेंट हो गया, तो गमट्री और फेसबुक मार्केट प्लेस का सीन ये है कि एक बार पेमेंट हो गया तो आप भूल जाइए कि ओनर आपको रिस्पॉन्ड करेगा या कुछ भी एक्स्ट्रा गाड़ी में करा के देगा। अगर कुछ भी फॉल्ट अगर आपको पैसा पेमेंट करने के बाद आता है, गाड़ी आपके हाथ में आ गई, काम खत्म। अगर उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो लोग इंटरटेन नहीं करते हैं। चौथी चीज़ है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी गाड़ी को लेने से पहले, अगर आप अर्नोल्ड क्लार्क या फिर ऑटो ट्रेडर या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से गाड़ी खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि वो आपकी गाड़ी को 1 साल कम से कम एमओटी करा के देते हैं। और ऑटो ट्रेडर तो कभी कभी ये भी प्रॉमिस करता है कि 1 साल और प्लस उसके नेक्स्ट ईयर 1 साल का एमओटी आप उसको करा के देंगे। यहाँ एमओटी का सबसे बड़ा इशू है कि अगर आपकी गाड़ी में एमओटी नहीं है तो अगर कोई रिपेयर का खर्चा आ गया
वो आपकी एक्चुअल गाड़ी के कॉस्ट के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी है। तो जो गाड़ी आप ले रहे हैं तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट उसमें कम से कम 1 साल का फुल एमओटी हो। अगर एमओटी में 1 महीना या 2 महीना भी बचा हुआ है तो जिससे भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं उससे आप बोलिए कि हमको भैया 1 साल का कम से कम एमओटी करा के दीजिए। अगर वो एमओटी करा के नहीं दे रहा है या फिर मना कर रहा है या बोलेगा कि आप खुद से करा लीजिए, तो गाड़ी को बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ अगर एमओटी पास करने से पहले तो वो रिपेयर करते हैं, खर्चा आपके पॉकेट में बहुत भारी पड़ने वाला है और आप उस गाड़ी को स्क्रैप कर दीजिए, वो गाड़ी रिपेयर करने वाली नहीं हो पाएगी। ये जो मैंने गाड़ी खरीदी थी इसका रिपेयर कॉस्ट 1500 की गाड़ी है और 4000 पाउंड बोल दिया इसको रिपेयर कॉस्ट है। मुझे पता नहीं था गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कोशिश यही कीजिए कि जितने भी आप गाड़ियों को देखें या जो भी देखें कम से कम उसमें 1 साल का फुल ईयर एमओटी हो, कम से कम 11 महीने का तो हो ही, ताकि आप कम से कम उसको 11 महीने तक टेंशन फ्री होकर चला सकें। तो आइए 5वीं पॉइंट की बात करते हैं, जो गाड़ी में खरीदने के बाद आपको क्या करना है। आपने सब कुछ चेक कर लिया, आपने एमओटी चेक कर ली। यहाँ सीन ये है, एक गाड़ी के ऊपर एक ही ओनर हो सकता है जो इंश्योर्ड हो उस गाड़ी को चलाने के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी किसी फ्रेंड को देते हैं चलाने के लिए तो मेक श्योर करें कि उस आदमी को वापस से उसी सेम गाड़ी के लिए फिर से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। सिंगल ओनर सिंगल ड्राइवर, अगर 2 ड्राइवर होंगे तो सेकंड ड्राइवर को भी सेम इंश्योरेंस लेना पड़ेगा सेम गाड़ी के लिए, अगर वो ड्राइव करना चाहता है तो। ये चीज हमें ध्यान रखें। तो आगे इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे इंश्योरेंस आप लोग ऑनलाइन कंपेयर करते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस सस्ता दे रहा है। यहाँ मोस्टली जो मैंने देखा है जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है वो ऑलमोस्ट जितना गाड़ी का वैल्यू है ऑलमोस्ट आपको ऑनलाइन उतना ही प्राइस दिखाता है। तो जो ऑनलाइन प्राइस आपको दिख रहा है वहां पे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। आप 10 ठो वेबसाइट है, आप कंपेयर मार्केट पे जाकर के आप अलग अलग गाड़ी के इंश्योरेंस को प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। मेरे हिसाब से, हालांकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, एडमिरल, आप एकदम याद रखिए, एडमिरल आपको सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस देता है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, 10 जगह कंपेयर कर लीजिए, एडमिरल आपको चीपेस्ट इंश्योरेंस देगा, नॉट इवन थर्ड पार्टी। अगर आप फुल कवरेज भी लेना चाहते हैं तो एडमिरल ही आपको वही वेबसाइट है जो आपको सबसे सस्ता इंश्योरेंस देगा विथ कॉम्प्रिहेंसिव कवर। अब उसमें आप गाड़ी अगर आपकी ज़्यादा पुरानी है तो कोशिश कीजिए कि ब्रेक डाउन कवर भी आप उसके साथ ही ले लें, उसको स्किप नहीं करें, ताकि अगर कहीं रोड के रास्ते में कहीं आपको खराब होता है तो रोड साइड असिस्टेंस और ब्रेक डाउन कवर ये दोनों उस गाड़ी में इंक्लूड करके रखिए। सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं लीजिए। तो जाइए एडमिरल की साइट पे, आप अपना इंश्योरेंस क्लेम देखिए कितना वो प्राइस दिखा रहा है वहां पे, और उसी हिसाब से उस इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। छठे पॉइंट इंश्योरेंस को लेकर के ये है, पैसा बचाने का ये टिप है कि एडमिरल की जब ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाते हैं, जो प्राइस वहां पे दिखाता है, आप वो उसका कोटेशन नंबर कॉपी करके रख लीजिए, पेमेंट नहीं करना है। जब आप वो कॉपी करके रख लेते हैं, उसका जो आईडी आता है इंश्योरेंस वाला, उस आईडी को लेकर के आप एडमिरल के कस्टमर केयर को कॉल कीजिए। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको हो सकता है 45 मिनट 1 घंटा तक वेट करना पड़े, आधे घंटे कॉल उठाने के लिए और 20-25 मिनट उनकी पूरी पॉलिसी सुनने के लिए, लेकिन वो वर्थ इट है। अगर आपको ऑनलाइन प्राइस मेरी गाड़ी का जैसे मैं बता रहा हूँ 1700 रुपये दिखा रहा था, 1700 पाउंड दिखा रहा था 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। मैंने उनको कॉल किया उनके कस्टमर केयर नंबर पे, ऑलमोस्ट 45 मिनट तक उनकी बातें सुनी, लेकिन 45 मिनट तक बातें सुनने के बाद जो मुझे बेनिफिट हुआ, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस पड़ा मात्र 958 पाउंड्स। आप सोच सकते हैं कहाँ 1700 और कहाँ 950। एक बेनिफिट और हुआ उसमें, हालांकि मुझे पता नहीं आपके साथ कैसे काम करेगा, लेकिन एक बेनिफिट ये हुआ कि अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस उससे लेते हैं प्लस अगर उसमें अपना होम इंश्योरेंस भी ऐड कर देते हैं, तो एक्चुअल प्रीमियम जो है वो 200 पाउंड कम हो जाता है। पता नहीं इनका क्या कैलकुलेशन है, लेकिन कॉल सेंटर वाले ने बोला कि अगर आप गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ अपना होम का भी इंश्योरेंस लेते हैं, अगर थेफ्ट इंश्योरेंस या फिर कुछ बर्न डाउन हुआ या कुछ भी डैमेज हुआ, वो इंश्योरेंस अगर साथ में लेते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है विथ थर्ड पार्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लस होम इंश्योरेंस, वो एक्चुअल इंश्योरेंस जो आपको ऑनलाइन दिखा रहा है उसका 60% हो जाता है। तो किसी भी ऑनलाइन इंश्योरेंस को लेने से पहले आप पहले उनके कस्टमर केयर को कॉल करें, अपनी सारी चीज़ें बताएं, रियल चीज़ें बताएं, गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हैं, हाउस होल्ड में कितनी गाड़ी है, पार्किंग में लगा रहे हैं, रोड पे लगा रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी वेरिएशन है आपके इंश्योरेंस प्रोसेस प्राइसेस में। लेकिन कोशिश करें आप सही चीज़ें बताएं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कुछ होता है तो क्लेम लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उनके कस्टमर केयर को कॉल करें, वो एडमिरल वाली आईडी जो जनरेट की है ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले,
वो उनको बताए कि ये डिटेल्स है, और उसके बाद आप उनसे पूछे कि इसमें कितना डिस्काउंट मिल सकता है। तो कॉल पे आपको 50%, एटलीस्ट 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेटर है कि वैसे ही गाड़ी का इंश्योरेंस बुक कराए कॉल करके, ना कि ऑनलाइन चेक करके। हाँ, 7 पॉइंट, नई गाड़ी लें या फिर पुरानी गाड़ी लें, ये सब आपके ऊपर है। देखिए, नई गाड़ी यहाँ पे बहुत महंगी है, 35,000 40,000 पाउंड से स्टार्टिंग कम नहीं है यहाँ पे गाड़ी। ऑडी ऑडी लेने जाइएगा तो 65-70 हजार पाउंड की नई गाड़ी आती है। एक बेनिफिट ये है कि हाँ, 3 साल तक एमओटी नहीं कराना पड़ता है उस गाड़ी का। लेकिन दिक्कत यह है कि 60,000 70,000 पाउंड आपके पास है नहीं, और ऑलमोस्ट उतने का ही इंश्योरेंस आ जाएगा। तो 1 लाख पाउंड आपके पास है नहीं, तो बेटर है सेकेंड हैंड गाड़ी उठाइए। 1500-2000 रुपये मैक्स की गाड़ी उठाइए, 1500-2000 पाउंड की गाड़ी उठाइए, और उसमें 1000 पाउंड इंश्योरेंस का डालिए, और गाड़ी को चलाइए मस्त 1 साल तक। गाड़ी में वैसे कोई इशू नहीं होता है, बस वो एमओटी का इशू है। आप बाद में ध्यान रखिए कि 1 साल का एमओटी आपको करके मिले गाड़ी के साथ। बाकी आप इंश्योरेंस एडमिरल से ले सकते हैं। अभी बात करते हैं कि गाड़ी का पेमेंट करने से पहले और एक चीज चेक करनी पड़ती है, गाड़ी का पेपर। यहाँ इंडिया जैसा एक वो इंडिया में सिंगल वो कार्ड आता है ना, स्मार्ट कार्ड, वो स्मार्ट कार्ड के अलावा यहाँ एक पेपर आता है जिसको बोलते हैं V5C। मैं आगे दिखाऊंगा आपको वीडियो में यहाँ पे कि V5C कैसा दिखता है। उसमें एक न्यू कीपर स्लिप आता है, छोटी सी ग्रीन कलर पट्टी रहेगी ऊपर, V5C साइड में, और इधर न्यू कीपर लिखा रहेगा। तो ये जो न्यू कीपर स्लिप है यही आपको मिलती है, और बाकी सारा कुछ ऑनलाइन वाला ट्रांसफर जो है वो आपको ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन मेक श्योर करें कि अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो उसका नॉट इवन न्यू कीपर स्लिप, उसका पूरा V5C रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म, वो कंप्लीट जो 2 पेज का फॉर्म है, वो आप देखें उसके पास है कि नहीं। गाड़ी का पेमेंट करने से पहले पूरा V5C का फॉर्म उसके पास है कि नहीं। उसके जो नाम है, जिसके गाड़ी का जिसका नाम है, जिसके नाम पे गाड़ी है, उसका आप चेक करें कि उसका नाम और एड्रेस उसमें मेंशन है कि नहीं। और एक और चीज़ देखना है उसमें कि नंबर ऑफ ओनर्स कितने हैं। अगर गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी है, 8 ओनर्स यहाँ पे नॉर्मल है किसी गाड़ी के ऊपर। तो देखिए कि गाड़ी का ओनर 10 से ज़्यादा नहीं हो। 10 से ज़्यादा ओनर हो तो उस गाड़ी को लेने का कोशिश नहीं करें। 10 से कम है तो आप बिल्कुल गाड़ी को ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली यहाँ सब कुछ हो जाता है गाड़ी में, ऐसा कोई चलती है, रोड बहुत अच्छी है तो गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं आपको V5C वाला पेपर भी दिखा देता हूँ। मैं अपना जो डिटेल्स है मैं मास्क कर दूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ V5 का डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखता है। तो ये है कुछ V5C का डॉक्यूमेंट, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है कुछ सेकंड पेज का डॉक्यूमेंट, ऐसा रहता है। तो यही है न्यू कीपर स्लिप। तो न्यू कीपर स्लिप में जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा यही डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर है जो आपको इस स्लिप जो है फाड़ के आपको दे देगा। इसको बोलता है V5C0720। तो यही इसका नंबर है। तो ऐसा कुछ फॉर्म है, तो यही आपको मिलता है आपको जब आप गाड़ी खरीदते हैं। तो ये 8वां पॉइंट देखते हैं जो गाड़ी लेने से पहले आपको ट्राई करना चाहिए। गाड़ी की नॉर्मली एक टेस्ट ड्राइव ले लें, क्योंकि जो भी, अगर आप मे बी आपको बिना इंश्योरेंस के तो गाड़ी चलाने का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एटलीस्ट सेंसबरी या उसके घर के आसपास अपार्टमेंट के अंदर उस गाड़ी को चला के देख सकते हैं। आप ये देखिए गाड़ी के अंदर से कोई नॉइज़, कोई करकर, कोई खटखट, कहीं कुछ कुछ हो नहीं रहा हो, इंजन प्रॉपर हो, इंजन में एक्सेसिव नॉइज़ नहीं हो, और जो इमिशन जो हो रहा है गाड़ी के पीछे, बेसिक जो बोल रहा हूँ कि इंजन ठीक हो, और गाड़ी का जो नीचे एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें से एक्सेसिव जो है वो धुआं या स्मोक नहीं निकल रहा हो, तो इतना काफ़ी है आपको चेक करने के लिए। बाकी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल्स देख लीजिए कि हाँ, स्टेयरिंग चल रहा है कि नहीं, स्टेयरिंग के कंट्रोल्स चल रहे हैं कि नहीं, क्रूज कंट्रोल है तो वो चल रहा है कि नहीं, मीडिया प्लेयर या कोई डैश कैम है, रिवर्स कार पार्किंग है, हाँ वो RVM मिरर्स है, तो ये सब चल रहा है कि नहीं, ये सब भी आप एक बार बेसिक चेक कर लीजिए। यूजुअली इतना प्रॉब्लम होता नहीं है सेकंड हैंड गाड़ी के ऊपर। अब 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ी है तो थोड़ा बहुत इश्यूज रहता है, लेकिन वो माइन्यूट इश्यूज होना चाहिए, कुछ मेजर चंक नहीं होना चाहिए जो आपको रिपेयर करने में आपके पॉकेट पे भारी पड़े। 9वां पॉइंट, ये कोई सजेशन नहीं है, ये समझ लीजिए मेरे हिसाब से वार्निंग है। आप गाड़ी खरीदने के बाद भले वो गाड़ी 1 माइल दूर भी क्यों नहीं हो, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी मत चलाइए। यहाँ अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, एक तो हेवी फाइन है, 1000 पाउंड का फाइन है। ऊपर से अगर आपको इंश्योरेंस भी नेक्स्ट लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस 1000 पाउंड को बचाने के लिए ऐसा मत कीजिए कि हाँ भैया घर जाके हम सोच के इंश्योरेंस लेंगे। गाड़ी खरीदने जाइए, ऑन स्पॉट उसको पैसा दीजिए, जब गाड़ी खरीद लिए गाड़ी में बैठे रहिए, कॉल कीजिए एडमिरल को,
वहां से अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के बाद ही गाड़ी को स्टार्ट करें। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बिना इंश्योरेंस के कि आप गाड़ी को स्टार्ट करके 1 माइल भी चला के लेके जाएं, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। कोशिश यही करें कि आप इंश्योरेंस पहले खरीद लें और इंश्योरेंस खरीदने के बाद ही उस गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट करें। हाँ दोस्तों, गाड़ी में बहुत ठंड हो रही थी इसलिए मैं ऊपर आ गया। तो 10th पॉइंट जो है वो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो टैक्स है गाड़ी का वो आपको खुद से पे करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता है गाड़ी कितने साल पहले से टैक्स है। हर न्यू ओनर जो क्या करता है अपना टैक्स जो है वो खुद से भरता है। तो आप जब भी नई गाड़ी खरीदे आपको अपना टैक्स खुद से भरना पड़ेगा। गाड़ी शॉर्न हो, ऑफ द रोड हो या कुछ भी हो, पुराने वाले बंदे ने अगर टैक्स भरा भी है आपको गाड़ी का टैक्स फिर से नया भरना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला बंदा जो है अपना टैक्स वापस ले सकता है। तो आप गाड़ी का टैक्स जो है मंथली बेसिस पे आप वो डायरेक्ट डेबिट से आप पे कर सकते हैं गाड़ी का टैक्स, और गाड़ी को आपका टैक्स खुद ही देना है। पुराना वाला बंदा ने अगर दे भी दिया है फिर भी आपको गाड़ी का टैक्स खुद से ही देना पड़ेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, गाड़ी टैक्स हो या सॉन हो या विदाउट टैक्स हो, आपको गाड़ी का टैक्स न्यू ओनर को हमेशा फिर से देना पड़ता है। मंथली पेमेंट है, पे बाई डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं या पूरे साल का आप एक बार में दे सकते हैं। लेकिन जब गाड़ी आप बेचते हैं तो आपको जो रिमेनिंग ईयर्स का जो पेमेंट है, अगर आपने पूरे साल का इंश्योरेंस दे दिया है तो गाड़ी वापस आप किसी को बेचते हैं तो जो बचे हुए महीनों का जो पेमेंट है वो आपको रिटर्न भी आ सकता है। ये 10 चीजें थी मुझे बताने के लिए। ये ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज और चेक कर लीजिए गाड़ी में बैठने के बाद, स्टार्ट करने के बाद। चूंकि यूके एक ठंडी कंट्री है और जहां मैं रह रहा हूँ पर्थ स्कॉटलैंड, वो तो और भी ठंडा है। तो गाड़ी में कम से कम अगर ठंडा करने वाला एसी नहीं भी चल रहा हो तो कम से कम गर्म करने वाला जो फैन का ब्लोअर है वो जरूर चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ ठंड इतनी ज्यादा होती है कि बिना आप गर्म वाले ब्लोअर के गाड़ी ठंड में नहीं चला सकते हैं। यहाँ गाड़ी के अंदर ही बहुत ठंडा हो जाता है जब गाड़ी खड़ी रहती है आपके पार्किंग में। तो एसी का ब्लोअर जो है आप गर्म वाली साइड करके चेक कर लें एटलीस्ट कि वो गर्म हो रहा है कि नहीं, वो गर्म हवा फेंक रहा है कि नहीं। ये बेसिक चीज जरूर चेक कर ले। ये कोई सजेशन एडवाइजरी नहीं है, लेकिन बेटर है कि अगर ठंड में गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं हो फ्यूचर में कि आप ठंड में बैठ कर ठंडी में बैठ करके गाड़ी के अंदर भी ठंडी हो रखी है, सारा फॉग हो रखा है, तो आप गाड़ी इस तरह से चलाएं कि आगे कुछ नहीं दिख रहा हो, फॉग हो जा रहा हो, अंदर गर्म नहीं हो रहा हो। तो गर्म करने वाला स्विच या बटन जो भी नॉब है वो आप उसको एक बार चेक कर लें। तो आशा करता हूँ ये 10 जानकारियां आपको बिल्कुल पसंद आई होंगी, और इस गाड़ी को खरीदने के बारे में या कोई भी गाड़ी अब जो बस आपको पसंद आ रही है वो उसको खरीदने के बारे में आपको बेसिक एटलीस्ट 10 जानकारियां या 10 टिप्स मिल गई होंगी। तो इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल लेट्स गेट आउट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपना प्यार दें। धन्यवाद।